हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एनालिटिक फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस किया था। एनालिटिक फंक्शन के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन बेसिकली है क्या कि ऐसा फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है उनको बोला जाता है एंटायर फंक्शन। कि ऐसे फंक्शन जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल हैं उनको कहा जाता है एंटायर फंक्शन। जैसे मैं आपको एक फंक्शन दूँ f ऑफ z इक्वल टू साइन z। जैसे ये फंक्शन है साइन z हमने देखा था पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है। साइन z पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है तो दैट मीन्स साइन z एक एंटायर फंक्शन है। तो एक ऐसा फंक्शन है साइन z एक एंटायर फंक्शन है। जैसे मैं आपको एक फंक्शन और दूँ f ऑफ z इक्वल टू e टू की पावर z, एक्सपोनेंशियल की पावर z। हमने देखा था ये फंक्शन भी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल है। दैट मीन ये भी क्या एक एंटायर फंक्शन है। कि सिंपली एंटायर फंक्शन उनको बोलते हैं जो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल हो, यानी कि एक सिंगल पॉइंट भी ना छोड़े। जैसे ये फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू 1/z। क्या ये एंटायर फंक्शन है? f ऑफ z इक्वल टू 1/z ये एक एंटायर फंक्शन है या नहीं? ये एक एंटायर फंक्शन नहीं है, नॉट ए एंटायर फंक्शन, क्योंकि ये जीरो के ऊपर गड़बड़ कर देगा। तो अब ये देखो हमने जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़े थे सबसे पहले हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था। सबसे पहले हमने जो फंक्शन पढ़ा था वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन था। क्या कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एंटायर होगा? क्या कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एंटायर फंक्शन होगा? हाँ जी बताओ, क्या कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एंटायर फंक्शन होगा? यस, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा एंटायर रहेगा। तो आप लिख लो कांस्टेंट फंक्शन is always a entire function। एंटायर फंक्शन की कैटेगरी में पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके बाद दूसरा फंक्शन था पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन एंटायर होगा? क्या पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन होगा? अगर मैं आपको ये पॉलिनोमियल दूँ f ऑफ z इक्वल टू z2023 प्लस z2022 z2021 एंड अप टू सो ऑन z+1, क्या ये जो ये पॉलिनोमियल मैंने लिखी है क्या ये पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन है? हाँ जी बताओ, क्या ये एंटायर है? यस, ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखी है ये एंटायर फंक्शन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमने देखा था पूरे प्लेन पे डिफरेंशिएबल होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे प्लेन पे डिफरेंशिएबल,
और अगर पूरे प्लेन पे डिफरेंशिएबल है तो दैट मीन जो फंक्शन है वो क्या बन गया, एक एंटायर बन गया। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज एंटायर। दैट मीन एंटायर की कैटेगरी में जो सेकंड फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, एक पोलिनोमियल फंक्शन। जो मर्जी पोलिनोमियल उठा लो जेड की शक्ल में, वो हमेशा एंटायर होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, नेक्स्ट क्या था हमारा, रैशनल फंक्शन। रैशनल क्या रैशनल फंक्शन एंटायर होंगे, क्या रैशनल फंक्शन एंटायर होंगे? क्या हर एक रैशनल फंक्शन एंटायर है? हाँ जी बताओ, क्या हर एक रैशनल फंक्शन एंटायर है? नहीं होगा ना, अभी तो देखा था हमने f ऑफ z इक्वल टू 1/z लिखा था, और ऐसे ही आप क्या लिख लो, ऐसे ही आप f ऑफ z इक्वल टू 1/z² प्लस 1, क्योंकि अगर फंक्शन ऐसे बना दिया जाए f ऑफ z इक्वल टू 1/z, f ऑफ z इक्वल टू 1/z² प्लस 1, अगर फंक्शन ऐसे बना दिए जाए रैशनल फंक्शन जिनका डिनोमिनेटर कुछ पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो बन रहा है, मतलब किसी पॉइंट्स के ऊपर ज़ीरो बन रहा है, तो वो एंटायर फंक्शन नहीं रहेगा। दैट मीन रैशनल फंक्शन, हर एक रैशनल फंक्शन एंटायर नहीं होगा। तो रैशनल फंक्शन इज नॉट ए एंटायर फंक्शन। रैशनल फंक्शन के बाद अगर बात की जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या ये एंटायर होगा, EZ फंक्शन? अभी किया था ये तो, EZ फंक्शन जो था वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है। अगर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमारे क्या हो जाते हैं, एंटायर फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है हमारा, एंटायर फंक्शन है, ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज एंटायर फंक्शन। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जेड कॉस जेड, क्या ये एंटायर फंक्शन है? बन जाएंगे ना दोनों के दोनों। साइन और कोस क्या है, एंटायर फंक्शन है। अब बात करें tan z, cot z, secant z, cosecant z, क्या ये एंटायर फंक्शन है? हाँ जी बताओ, क्या tan z, cot z, secant z, cosecant z, क्या ये एंटायर फंक्शन है? ये एंटायर फंक्शन नहीं है, नॉट ए एंटायर फंक्शन, क्योंकि इनकी डोमेन छोटी है, पूरा प्लेन नहीं था। क्या साइन 1/z एंटायर है? हाँ जी बताओ, क्या साइन 1/z एंटायर है? नहीं है ना, ये एंटायर नहीं है। क्या tan 1/z एंटायर है?
क्या E1/z एंटायर है? क्या E1/z² एंटायर है? ये एंटायर फंक्शन नहीं है, नॉट अ एंटायर फंक्शन, नॉट ए इतना समझ आया कि एंटायर फंक्शन क्या है और उसके एग्जाम्पल। अब एंटायर फंक्शन की कैटेगरी में कौन कौन आ गए? एक आया कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस। अब बात करें हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक से एंटायर फंक्शन की कैटेगरी में कौन कौन जाएगा? साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, ये एंटायर है। और अगर आगे बात की जाए टेन हाइपरबोलिक z, कॉट हाइपरबोलिक z, सीकेंट हाइपरबोलिक z, कोसिकेंट हाइपरबोलिक z, ये एंटायर फंक्शन नहीं है, नॉट ए एंटायर फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन से आगे बात की जाए लॉग फंक्शन की, क्या लॉग फंक्शन एंटायर होगा? क्या लॉग फंक्शन एंटायर होगा? नहीं होगा ना, नॉट ए एंटायर फंक्शन। कि जब हमने log z फंक्शन को देखा था तो इसका एक ब्रांच कट देखा था, ब्रांच कट देखा था हमने, एक लाइन छोड़ी थी जिसके कारण दिक्कत आ रही थी हमें, इसलिए log z फंक्शन जो है वो एंटायर फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली जो एंटायर फंक्शन दिखेंगे आपको वो या तो पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे या कांस्टेंट फंक्शन होंगे या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे या साइन कॉस या साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक होंगे। इन्हीं का कोई ना कोई कंपोजिशन करके बनाई होगी कि जैसे सिंपली आपको ये पॉलिनोमियल दूं मैं f ऑफ z इक्वल टू e z 2023 प्लस z की पावर 2022 z की पावर 201 एंड अप टू सो ऑन z प्लस 1। तो बताओ क्या ये फंक्शन एंटायर है? अगर ये सारी पॉलिनोमियल ई की फॉर्म में हो तो क्या ये एंटायर होगा? अभी भी है ना ये एंटायर फंक्शन। और अगर मैं इस फंक्शन के आगे f ऑफ z साइन लगा दूँ, साइन ई की पावर z 2023 z 2022 और z प्लस 1, क्या ये फंक्शन एंटायर है? अभी भी है ये फंक्शन एंटायर। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख दूं f ऑफ z इक्वल टू 1 ओवर e z 2023 z 2022 बताओ क्या ये फंक्शन एंटायर है? अभी भी है ये फंक्शन एंटायर, इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बन पाया, इसलिए ये फंक्शन अभी भी क्या है? एंटायर है। जैसे मैं ये फंक्शन लिख दूं f ऑफ z इक्वल टू 1 बाय
tan z माइनस आइटा। बताओ क्या ये फंक्शन एंटायर है? हाँ जी बताओ, क्या ये फंक्शन एंटायर है? एंटायर फंक्शन है? हाँ जी बताओ, किसी को पता है तो ये फंक्शन एंटायर फंक्शन है? पहले ये देखो, ये फंक्शन एंटायर कब नहीं होगा? जब ये डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तभी एंटायर होने में दिक्कत तभी आएगी ना, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या ये डिनोमिनेटर ज़ीरो बन सकता है? ये चेक करो, क्या ये एक एंटायर फंक्शन होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो तभी होगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो कब होगा? जब आपका tan z आइटा हो, और tan z कभी आइटा अटेंड नहीं कर सकता, मतलब tan z कभी आइटा नहीं होगा, क्योंकि tan z की जो रेंज देखी थी हमने वो c एक्सेप्ट क्या देखी थी? प्लस माइनस आइटा देखी थी। मतलब tan z की रेंज में कभी भी आइटा और माइनस आइटा नहीं है, इसलिए tan z कभी भी आइटा अटेंड नहीं कर सकता, या फिर डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं बन सकता। तो ये फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू 1/tan z माइनस आइटा, ये जो फंक्शन है ये हमेशा डिफाइन रहेगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा एक एंटायर फंक्शन है। अब एंटायर पे बेस्ड नेट में एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन अभी मैं लिखती हूँ, आप बताना उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो नेट में ये क्वेश्चन आया था एक, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, for any complex valued function f, let df denote the set on which the function f satisfy CR equation. Identify the function for which df is equal to c। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो भी लिख देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है f ऑफ z इक्वल टू z ओवर 1 प्लस z मोड। सेकंड है f ऑफ z इक्वल टू कोस अल्फ़ा x माइनस के साइन अल्फ़ा y प्लस में आयोटा साइन अल्फ़ा x प्लस कोस अल्फ़ा y, वेयर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। थर्ड ऑप्शन है f ऑफ z इक्वल टू, इफ़ z नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शन की वैल्यू है e माइनस 1/z4, और जब आपका z ज़ीरो है तो फंक्शन की वैल्यू है ज़ीरो। और आपका फोर्थ ऑप्शन है f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस आइटा वाई स्क्वेयर, वेयर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये नेट में क्वेश्चन आया है।
पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। मतलब स्टेटमेंट क्या है इसकी, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ये इसकी स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमने वो फंक्शन बताने हैं जिसके लिए जो CR इक्वेशन है वो पूरे प्लेन में होल्ड करे, यानी कि पूरे प्लेन में सेटिस्फाई करे। तो पहले ये बता दो, देखते ही दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, मतलब दो ऑप्शन आपके यहीं से कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कौन से है वो? एक तो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया है और हर बार हम उस फंक्शन को डिस्कस भी किया है। बताओ कौन से हैं? हाँ जी बताओ, कौन से दो ऑप्शन खत्म हुए? क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ रही है ना, कि हमें ऐसे फंक्शन बताने हैं जिसके लिए जो CR इक्वेशन है वो पूरे प्लेन में होल्ड करे, यानी कि पूरे प्लेन के अंदर सेटिस्फाई हो। आप बताओ, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये। अगर किसी को अभी भी स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है कि कौन से ऑप्शन में जो CR इक्वेशन है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में होल्ड करेगी। तो देखो, पहली बात, पहला ऑप्शन ट्रू है क्या? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, क्या फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है? जब आप फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में Z बार आएगा। जब आप कर्ल F बाय कर्ल Z बार निकालोगे, मतलब आप इस फंक्शन को f ऑफ Z, आपके पास ये गिवन था, मोड Z को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ Z बार, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में Z बार आएगा। और Z बार आने के कारण वो पूरा प्लेन थोड़ी मिलेगा CR इक्वेशन वाला, जो पॉइंट होंगे वो तो कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो दैट मीन पहला ऑप्शन गलत है। अब आप लास्ट ऑप्शन देखो पहले, इसमें आपके पास फंक्शन ये गिवन है f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। इसमें क्या पूरा प्लेन आया था जहाँ पे CR इक्वेशन होल्ड हुई थी? ओनली एक लाइन आई थी ना, और वो लाइन कौन सी आई थी हमारी? y इक्वल टू एक्स। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और अब उसके बाद आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन को देखो, तो सेकंड ऑप्शन को चेक करना आसान है ना। तो सेकंड ऑप्शन को देख लो क्या है, और जो CR इक्वेशन है वो पूरे प्लेन में सेटिस्फाई होगी अगर सेकंड ऑप्शन को देखा जाए। अगर मैं सेकंड ऑप्शन ये है, अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो क्या पूरे प्लेन में CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? आप सेकंड ऑप्शन को देखते हुए पहले ये बताओ इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। दैट मीन इसमें u क्या आएगा आपका? u आ जाएगा cos अल्फा x माइनस के sin अल्फा y, और v आपका इमेजिनरी पार्ट, और v क्या आएगा आपका? v आ जाएगा आपका sin अल्फा x प्लस में cos अल्फा y। ये आ जाएंगे। अगर इस फंक्शन के लिए CR इक्वेशन पूरे प्लेन पे होल्ड हुई तो ये आंसर आ जाएगा, वरना ये ऑप्शन कट हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। अगर देखें, अब हम यहाँ पे अपनी CR इक्वेशन लगाए तो ux निकालो,
u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? माइनस के अल्फा साइन अल्फा x। और v का पार्शियली डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, वो क्या आएगा? वो आ जाएगा माइनस के अल्फा साइन अल्फा y। ये आ जाएंगे। अब सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब यू एक्स इक्वल टू वी वाई करोगे आप तो इसका मतलब क्या है? साइन अल्फा एक्स इक्वल टू साइन अल्फा वाई। साइन अल्फा एक्स इक्वल टू साइन अल्फा वाई। अब ये बताओ यहाँ से क्या आपका पूरा प्लेन निकल कर आएगा? क्या पूरे के पूरा कॉम्प्लेक्स सेट है जो इसको होल्ड करवाएगा? हाँ जी बताओ, नहीं है ना। दैट मीन हमें यहाँ से क्या पता चला कि सेकंड ऑप्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं करवा रहा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब बचा क्या? थर्ड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? ट्रू है। अब थर्ड ऑप्शन में जो फंक्शन है वो देखो, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है ना। अगर इस फंक्शन के लिए बात करें तो जीरो को छोड़कर दिख रहा है ना कि ये जो फंक्शन है वो हर जगह सी आर इक्वेशन होल्ड कर रहा है। मतलब अगर हम 0 पॉइंट को छोड़ दें तो हर जगह पे जो हमारा ये फंक्शन है सी आर इक्वेशन होल्ड होगी। 0 को छोड़कर तो हर जगह पे सी आर इक्वेशन होल्ड होगी। अगर बात 0 के लिए की जाए तो इस फंक्शन में जब आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालोगे ना, उसमें 0 के ऊपर सी आर इक्वेशन होल्ड कर जाएगी। यानी कि जब आप इसके लिए यू एक्स एट पॉइंट 0 निकालोगे वो इक्वल आएगा v का पार्शियली डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे। ये दोनों इक्वल आएंगे। और जब आप u का पार्शियली डेरिवेटिव यानी कि यू वाई निकालोगे एट 0 पे, वो इक्वल आएगा माइनस वी एक्स एट 0 पे। ये इक्वल आ जाएंगे। तो इस केस में ये जो है ट्रू है। तो इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो ट्रू है। जो सी आर इक्वेशन है वो पूरे प्लेन पे होल्ड कर रही है। उन्होंने सिर्फ सी आर इक्वेशन के लिए पूछा था क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूछता या एंटायर फंक्शन के लिए पूछता फिर ये ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं था, फिर तो कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं था। हाँ जी, क्लियर है इतना सभी को? एक आप बेसिक सी चीज याद रखना, नोट करके लिख लो कि z हमारा होता है x प्लस आइटा वाई। तो z बार क्या आएगा? x माइनस आइटा वाई। x क्या आएगा? x आ जाएगा z प्लस z बार बाय 2। और यहाँ से y कितना आ जाएगा? z माइनस z बार बाय 2 आइटा। अब मोड z कितना होता है? अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप मोड z स्क्वायर निकालोगे वो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? z बार के। तो ये जो है ये बेसिक सी टर्म है, इनको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंटायर फंक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी कहीं पे भी डाउट हो
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।